ओके, तो अब मेरा एम है कि मुझे समझना है कि ये बॉन्डिंग हो कैसे रही है इनकी। आखिरकार मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ये तो हमने समझ लिया, बट ये बॉन्डिंग करते कैसे हैं? अगर वो मुझे प्रोसीजर समझ आ जाए तो मैं काफ़ी चीज़ों को आसान कर पाऊंगा अपने लिए, एंड खुद खुद के लिए आसान इतना हो जाएगा कि तुम्हें इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली उस चीज़ में। तो कुछ टाइम पहले हमने ये बात करी थी कि लाइगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। मेटल के पास खुद का एक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लाइगेंड खुद उसको दोनों इलेक्ट्रॉन देता है कि ले तू रख ऑर्बिटल बना मेरे साथ। समझ गए होगे आप क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपने मेरे से अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। पर हमें बताया गया कि लाइगेंड के पास भी खाली ऑर्बिटल होते हैं। हमने स्टडी कर ली कि मेटल के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है जिसको ये जो लाइगेंड है ये उसके साथ बॉन्डिंग करता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इतना तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बॉन्डिंग हो रही है इनकी, इतना तो माइंड में बैठ गया होगा। पर दिक्कत यह है कि चल ठीक है बॉन्डिंग हो रही है, पहली बात बॉन्डिंग हो रही है, पर हमने जब लाइगेंड को ऑब्जर्व किया, लाइगेंड को जब हमने ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि लाइगेंड के अंदर भी खाली ऑर्बिटल थे, खाली ऑर्बिटल उसमें भी पड़े थे। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये खाली पूरा ऑर्बिटल पड़ा है, आप ये चेक करो, पूरा पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल पड़ा है। यहां चेक करो, पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल पड़ा है। तो पहली बात आती है कि ये क्यों खाली है, हमारा मतलब है क्यों खाली है ये। तो आप वैसे देख लो कि ये खाली तो पड़ा है, पहली बात ये खाली पड़ा है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? थिंक विद रिस्पेक्ट टू एमओटी। एमओटी आपको पता होगा, एमओटी हमने 2 घंटे का लेक्चर लगाया था, अच्छे से पढ़ा था उसमें हमने एमओटी को। पर अभी हम एमओटी के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाले। बट हाँ, जिसको नहीं पता है एमओटी के बारे में वो जस्ट ऐसे याद रख सकता है कि हर लाइगेंड के पास एक खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। सिंपल, इतना याद तो रख सकते हो ना। तो अभी तुम यहाँ देखो कि मेटल के पास एक खाली ऑर्बिटल था, ये पड़ा। एक लाइगेंड के पास एक भरा हुआ ऑर्बिटल था, ये पड़ा। ठीक है, और इस भरे हुए ऑर्बिटल ने, ये भरा हुआ ऑर्बिटल पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था, बट मेटल के जब इसने देखा कि मेटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऐसे फूल गया। आपको पता होगा, याद होगा, जिनने पढ़ रखा है उनको पता होगा। बट हाँ, जिसको नहीं पता है जस्ट एक सिंपल लगा लो कि हाँ ठीक है, हमने पकड़ के इसको खींच दिया, दैट्स इट। और खींचा कैसे गया? मेटल ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे सोच लो। पर हमने ये ऑब्जर्व करा कि मेटल के पास जो खाली था वो तो भरा गया, पर जो मेटल के पास फिल्ड था उसने क्या करा, उसने लाइगेंड के खाली के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, जो पाई फैशन में बॉन्ड बन गया। पाई फैशन में, ये वाला बॉन्ड भी पाई फैशन में, और ये वाला बॉन्ड बन गया था सिग्मा फैशन में। समझ आ रहा होगा आपको? डायग्राम देख के सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा। बट हाँ, अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर तुम रट्टू तोते बन जाओ, वही रट लो फटाफट सारा कुछ। पर जो ये पाई बॉन्डिंग हो रही है इसमें भी एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। तो कैसे अप्लाई होते हैं, लेट्स सी दैट। कैसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पाई इंटरेक्शन कब होगा, कब होगा पाई इंटरेक्शन, आपको ये याद रखना है, दैट्स इट। पहली बात, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी लेवल्स ऑफ दोज ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, और यहाँ पे एक छोटू सा ऑर्बिटल है। हमने पढ़ा था ऑर्बिटल में, आपको याद होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक 2p का ऑर्बिटल है और एक 4p का ऑर्बिटल है, वो लोग आपस में कुछ नहीं करेंगे इंटरेक्शन, उनकी इंटरेक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है, सोचो कि इस छोटी सी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां जंप करेगा, तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली यहां से यहां लेके जंप करने में। क्योंकि अगर किसी किसी एटम का इतना बड़ा ऑर्बिटल है तो सोचो उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, सोच रहे हो? तो न्यूक्लियस ही इतना बड़ा होगा, इसको इतनी दिक्कत होगी ना यहां से यहां तक जाने के लिए। तो हम कहते हैं कि हाँ, 2पाई बॉन्डिंग, 2पाई 4पाई बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, कह देते हैं ऐसा। तो ये क्यों होता है? इसी कारण से होता है ना, क्योंकि छोटी सी ऑर्बिटल से जंप होगा। 2p कितनी छोटी ऑर्बिटल होती है, 2p छोटी सी ऑर्बिटल होती है, वेयरएज 4p आप ऑर्बिटल उठाओ, बहुत बड़ा ऑर्बिटल होता है। अगर ऑर्बिटल बड़ा है तो पक्की बात है कि उसका एटॉमिक नंबर भी बड़ा होगा, जिस जिस बंदे का वो ऑर्बिटल है। अगर एटॉमिक नंबर ही बड़ा है तो सोचो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो पक्की बात है इतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए होगा, और न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होगा। समझ गए? तो इस कारण से पाई बॉन्डिंग में भी कुछ कुछ है चीजें, कि अगर एनर्जी गैप का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी लगेगी 10 जूल, 10 जूल, जूल,
एंड यहाँ पे एनर्जी लग रही है 1 जूल। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्टे करने के लिए, वेट, हाँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पे स्टे करने के लिए, जस्ट रुकने के लिए 1 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं से उठा के एनर्जी लगा रहा है अपने में। वेयर जब ये यहाँ से लेके यहाँ पर जंप कर जाएगा तब इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तब ये यहाँ पे जब घूमेगा तो इसको 10 जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि हर चीज स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहती है, कोई भी चीज अनस्टेबल रहना ही नहीं चाहती है। अगर तुमने मेरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है और उसके जितने भी लेक्चर थे अराउंड 24 थे, सभी देख रखे हैं, तो तुम्हें पता होगा कि कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी जो होती है इसी से ही हर चीज चल रही होती है। हम कभी भी कोई एक कंपाउंड उठा के ऐसे नहीं कहते थे कि ये इससे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, हवा हवा में नहीं जुड़ गया। बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं। और यही चीज हमने वो केमिकल बॉन्डिंग में 15 घंटे हमने यही चीज पढ़ी है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो काफी सारा कुछ पढ़ा है। तो आपको वो सब चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आने वाली है। तो जिसने मेरे से वो नहीं पढ़ रखा उसको यहाँ दिक्कत आने वाली है। तो आप उस हिसाब से देख लो अपना। तो पहली बात आ जाती है कि एनर्जी लेवल्स पे तो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है कि पाई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी लेवल्स पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। अगर ये 2p है और अगर ये भी 2p है तो अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा, अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा, वीक नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। सम सेम एनर्जी वाले लाइकली बॉन्ड बना लेंगे। अरे आपको पता ही चल गया अभी तो, बट हाँ ये नोट्स के लिए लिख रखा है मैंने, अपने लिए नहीं लिख रहा, ताकि तुम्हें मिल जाए ये नोट्स और तुम देख सकते हो इसको। बट हाँ अगर तुम्हें कोई जोर देके पूछे कि अगर कोई एक बहुत छोटा ऑर्बिटल है और एक बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, छोटे ऑर्बिटल के पास छोटा सा न्यूक्लियस है, बड़े ऑर्बिटल के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, तो क्या उनमें कुछ भी बॉन्डिंग नहीं होगी? तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब बहुत जोर देके गए कि क्या कोई भी एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगी? तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। पर वो पाई बॉन्ड, तुम ऐसे सोचो ना कि पाई बॉन्ड को तुम सोच सकते हो कि पाई बॉन्ड की एनर्जी है 2 जूल, 2 जूल। और जो वो वाला बॉन्ड बनेगा, जो फॉर एग्जांपल 4p और 2p का बॉन्ड बनेगा, ये अपना 4p रहा, ये अपना 2p रहा, इसका जो बॉन्ड बनेगा इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये 0.0005 जूल का बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन होगी, पर वो इतनी अच्छी नहीं होगी कि मैं उसे पाई बॉन्ड में भी गिन सकूं, या उसको तो मैं डेल्टा बॉन्ड में भी नहीं गिन सकता, इतनी घटिया उसकी होगी एनर्जी लेवल्स। समझ गए होगे आप? तो एनर्जी गैप का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड बहुत वीक होगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, या फिर बनेगा ही नहीं, ये तो आम लोगों के लिए है। बट अगर तुम्हें बहुत जोर दे के कोई बंदा कहे कि क्या बनेगा कि नहीं, तो मुझे बता, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कुछ तो बनेगा, बट वो इतना अच्छा नहीं होगा कि वो क्या ही तगड़े काम कर दे, रिएक्शन में रिएक्शन कर दे, कुछ भी कर दे, वैसा नहीं होगा। बट हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने में मिलने वाली हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि अभी अच्छी चीजें शुरू हो गई हैं। जो रटने वाली चीजें थी हम उनको पहले लेक्चर में भुला चुके हैं अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ। तो आप ऐसे देखो कि ठीक है, एक भरा हुआ एक खाली है, तो इसने अपनी एनर्जी डेंसिटी को थोड़ा लाइक फुला दिया और इसके साथ ये ऑर्बिटल के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन्स। पर आप यहाँ पे देखो, जो ये फील्ड वाले ऑर्बिटल थे, इन्होंने लाइगेंड के खाली ऑर्बिटल से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी। यानी कि आप ऐसे समझो, इसको क्लाउड की तरह देखो। अभी हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन को 1-2 की तरह नहीं देखेंगे, 1-2 के क्लाउड की तरह देखेंगे। तो एक क्लाउड ये रहा, एक क्लाउड ये रहा, ठीक है। इनमें बॉन्डिंग हुई, चलो बॉन्डिंग करते हैं, चलो करते बॉन्डिंग हो गई। पर जरूरी थोड़ी ना कि ठीक है भाई, लाइगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन तो मेटल को दिए हैं, मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए इसने, पर ये यहां से भी तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा ना यहाँ पे, चाहे ये एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यों ना ले ले, पर डेंसिटी तो लेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अच्छा पाई बॉन्ड बन रहा है तो मतलब कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ले सकता है। और यहाँ पे भी तो एक बना रहे हैं हम, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझो। इसने इसको 2 दिए, लाइगेंड ने मेटल को तो 2 दिए इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने,
वेयर एज मेटल के साथ जब इसकी बॉन्डिंग हुई तो इसने वही 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच भी लिए अपनी साइड। इसने उल्टा मेटल को घाटे में डाल दिया। समझ रहे हो किस तरीके से आप इस चीज को समझते हो, वही डिपेंड करता है। अल्टीमेटली तो आपको यही समझना है कि लाइगेंड जो है जरूरी नहीं है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा ही। वो जब वापस वाला बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड जब वो बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन छीनने की भी टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो इतना आप माइंड में रखो इस चीज को। तो ये सब देखते हुए हमने इनको कुछ कैटेगरीज में बांट दिया कि कुछ लोग हैं जो वापस भी खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने, कुछ लोग हैं जो मेटल को ही उल्टा भूखा बना देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए कि आओ 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 हम तुम्हें देंगे, पैसा देंगे, और बाद में उससे ही पैसा छीन लिया जिसको दे रहे थे। तो ऐसे हैं ये, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो देखते हैं, इनको हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया, थोड़ा थोड़ा कैटेगराइज कर दिया, आसानी होगी, बेसिकली आसानी के लिए हर चीज हो रही है हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ पहली टाइप क्या आती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाले। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइगेंड, इसके पास एक लोन पेयर है। आप लोन पेयर से समझ लो इस चीज को, चाहे आप सिंपल ऑर्बिटल से समझ लो फिर भी ठीक है, बट हाँ यहाँ पर लोन पेयर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास लाइगेंड के पास एक लोन पेयर है, मेरा यहाँ पे एक मेटल पड़ा है जिसके पास एक खाली यहाँ पे ऑर्बिटल पड़ा है। ठीक है, खाली ऑर्बिटल पड़ा है, और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। लो भाई, सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये वापस नहीं खींचेगा। वापस क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये वापस नहीं खींच रहा। वापस ना खींचने का क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि वापस कहां से खींचता है, वो पाई बॉन्ड से तो खींचता है। तो अगर वो पाई बॉन्ड ही नहीं बना रहा है तो वो वापस कहां से खींच लेगा। समझ गए होगे आई होप सो, कि यहाँ से पाई बॉन्ड बनता था ना, एक मेटल है, एक मेटल है, यहाँ पे ये देख लो। ओके ओके, सो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे तो हमने इसका कर दिया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गई, लो भाई बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, खुश हो गए, खुश हो गए। बट आप यहाँ पे चेक करो, लाइगेंड के पास दोनों खाली थे, ये भरा हुआ था, इसको अलग से शो कर लेते हैं, वेट, हाँ ये भरा हुआ था, समझ गए, एक ये भी भरा हुआ था। वेर एज ये पूरा खाली पड़ा है इसका। ठीक है, लाइगेंड के 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो इसने क्या, पर ये हैं पीवाई में। पीवाई आपको याद होगा ना कि पीवाई वाला ऐसे बनता था, पीएक्स वाला ऐसे बनता था, इतना तो याद ही होगा, इतना इतना तो नहीं भूले ना अभी तक, ज्यादा टाइम नहीं हुआ पड़े हुए वो केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, तो इसने, लाइगेंड ने मेटल से तो एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, मैं मान लिया हमने कि मेटल से इसने बॉन्ड बना लिया। क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये वापस ना खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन, तभी नहीं खींचेगा ना जब ये सिर्फ एक यही बॉन्ड बनाएगा। अगर ये यहां से एक भी बॉन्ड बनाता है तो बट जाएगा, इलेक्ट्रॉन बट जाएगा, चाहे थोड़ी सी भी खींचेगा तो सही ना, पाई वाले में कोई तो इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, और अगर यहाँ हो रही है तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ भी होएगी। ठीक है, तो इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और ऐसा समझ लो कि इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन छीन भी लिया वापस। ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप इनको किस कैटेगरी में डालना चाहोगे। हाँ, तो इसको देखो, लाइगेंड ने मेटल के साथ तो कर ली बॉन्डिंग, ठीक है, ये लो बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, बट यहाँ पे किसी कारणवश नहीं हो पाई। वेयर इनके पास ऑर्बिटल है, ये अभी भी भरा हुआ है, ये अभी भी खाली है, पर यहाँ पे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि सोचो कि ये 4p है, 4p या 4d है, बहुत बड़ा है ये, और ये छोटू है, सोचो ये 2p है, इस कारण से नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इन वालों को जो ऐसे बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इनको हम कह देते हैं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, लूज हुआ इसका 2 इलेक्ट्रॉन, गेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं, ये रही नेक्स्ट कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन देते हैं पर पाई बॉन्ड भी बना लेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, हमने फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे होगा। आपके पास एक मेटल है, एक लाइगेंड, ठीक है, इन्होंने आपस में कुछ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, कुछ बॉन्डिंग कर ली इन्होंने आपस में, हो गई, लो भाई बॉन्डिंग हो गई। इसके बाद क्या होता है, मेटल के पास फील्ड है, लाइगेंड के पास खाली है, लो भाई यहाँ पे खाली बना दिया मैंने। तो इनकी
आपस में जो इंटरेक्शन होगी, अब जो इंटरेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कैटेगराइज हो कर दिया तो ये पक्का पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं मानना है, प्लीज ऐसा नहीं मानना है। केमिस्ट्री के एंड होते होते मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता दूंगा कि फिर आपको लगेगा कि ये तो पूरी केमिस्ट्री झूठी है। तो ऐसा कुछ भी मैं बताऊं उसको पत्थर की लकीर मत समझो, जस्ट उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से देखो। ओके, तो इतना ज्यादा वो मत बनाओ अपने माइंड को कि तुम्हारा बिलीफ जब टूटे कि ऐसा नहीं होता है या ऐसा होता है। बट हाँ, ये तो होता है, बट जस्ट एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 लेक्चर बाद तुम्हारा कोई एक बिलीफ तोड़ दूं कि ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, तो तुम्हें तो दिक्कत हो जाएगी, तुम कहोगे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो वो क्वेश्चन आने से पहले तुम अपने माइंड को समझा के रहोगे केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि जिसमें तुम चीजों को ना ज्यादा प्रूव नहीं कर सकते, ये जस्ट थ्योरीज होती हैं, हम बना देते, दैट्स इट। ठीक है, तो चीजों को समझने के लिए हमें बनाना पड़ता है ये सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे पाई पाई फैशन में हो रही है, यहाँ भी पाई फैशन में इनका ओवरलैपिंग हो रही है, जिस कारण से ये कुछ अपना इंटरेक्शन हो रही है, जिस कारण से ये अपना बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, और अगर आप यहाँ चेक करो, इलेक्ट्रॉन पाई से ही डोनेट करते हैं एंड पाई में ही एक्सेप्ट करते हैं। भाई ये तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है कि पाई से ही इसने डोनेट कर दिया। सोचो एक लाइगेंड है, उसके पास पाई में इलेक्ट्रॉन्स है, पाई में इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और यहाँ पे एक मेटल पड़ा है जिसके पास ये पड़ा है। ओके, ये हाँ, ये पूरा खाली पड़ा है, आप ऐसे समझो ये पूरा ही खाली पड़ा है, और इसके पाई में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इसके पास, कुछ कहीं ना कहीं से पाई बॉन्ड कहीं किसी के साथ बना हुआ है, तो ये इसके पास है, कहीं ना कहीं से है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी पाई बॉन्ड वाली पूरी ये डेंसिटी उठा के इसके ऊपर पटक देगा कि ले भाई तू एम्प्टी था तो फुल हो जा, चल बॉन्ड बना देते हैं ऐसे। तो इस चीज को तुम यहां से अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो कि पाई से इलेक्ट्रॉन गया और पाई में ही वापस आ गया, पाई से गया पाई में वापस आ गया। ये भी अजीब चीज है कि पाई में गया, पाई से गया और पाई स्टार में वापस आया। कैसे आया वो देखते हैं। पाई स्टार आपको पता होगा, एमओटी का कॉन्सेप्ट है ये। तो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक CH2 है, ठीक है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, आप बना के देख लो, डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ठीक है। तो इसका जो पाई था, ये पूरा पाई पड़ा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा डोनेट हो गया इस एम्प्टी वाले में। एम्प्टी जिसके ऊपर मैंने एम्प्टी लिख रखा है ना, रेड कलर का आपको शो हो रहा होगा, तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा डोनेट हो गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे गया तो ठीक है, मेटल के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। पर क्या हुआ यहाँ पे कि इसका पाई वाला तो यहाँ पे डोनेट हो गया, वेयर एज इसके पास खाली ऑर्बिटल जो थे उनकी इंटरेक्शन, यहाँ पे जो खाली ऑर्बिटल थे, यहाँ पे कोई खाली ऑर्बिटल आप समझ सकते हो, जो फील्ड वाला था उसकी खाली ऑर्बिटल के साथ हो गई, क्योंकि हमने पाई ही दिया था। तो आप ऐसे समझ लो कि हमने एक पाई दिया और आधा आधा पाई यहां से चला गया, तो जितना इसका लॉस हुआ या उतना ही गेन हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो इस कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर करेगा। बट हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्या कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को, जो पाई में से गया और पाई में वापस आ गया, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन कर दी, हैप्टिसिटी। तो हैप्टिसिटी क्या थी? हैप्टिसिटी नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। वो पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड यहां से खिसक के इस एम्प्टी वाले में गया था, इसके ऊपर कितने लोगों का जोर लग रहा था, ये मतलब है इस चीज का, कितने लोगों का बॉन्ड था। ये किनका था? ये एक इस CH2 का था, इस CH2 का था। तो एक अकेले का तो CH2 का बॉन्ड तो नहीं था, ये दोनों का था। तो हमने क्या कह दिया कि ईटा टू को ऐसे डिफाइन कर दिया कि ईटा2 यानी कि 2 डोनर एटम थे माइनस C2H2। तो हमने कह दिया कि C2H2 पूरा था, उसमें से इन्होंने एक पाई बॉन्ड उठा लिया। ईटा2 का मतलब यही है कि पाई बॉन्ड उठा लिया हमने। और ये 2 मैंने किस सिग्निफिकेंस में लिखा है? ये 2 का मतलब है कि यहां पे हमारे पास 2 डोनर एटम थे जिनका पाई बॉन्ड हमने चुराया है। और वो कौन से दो एटम थे? वो थे C2H2। समझ गए होगे हैप्टिसिटी क्या होती है, याद रखना इस चीज को। यहां पे भी देख लो, बेंजीन की रिंग के लिए चेक कर लो, यहां पे अपन को क्या बॉन्ड दिख रहा है? एक बॉन्ड ये रहा, अलग कलर से शो करना चाहिए, एक ये रहा,
एक यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा, ठीक है। अभी पता नहीं होगा तुम्हें बेंजीन वगैरह, बट हाँ थोड़ा सा इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लो कि हाँ होता है तो ऐसा, ठीक है। तो कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ओके। तो ऐसा होता है कि ये बेंजीन के जो बॉन्ड्स है ना, ये ऐसे पंखे की तरह गोल गोल घूमते हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से। तो जब ये जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के जितने ये 3 बॉन्ड है, आप समझोगी तीनों में से कोई एक भी चला गया, अगर एक पाई बॉन्ड भी जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक पाई बॉन्ड कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इस हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो कि ईटा 6 क्योंकि उस पर छह जो एटम्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे आप ये एक पड़ा रेड वाला, ये एक और रेड, एक और रेड, कितने हुए ये रेड, 6 थे ना। तो इन 6 का ही इन्वॉल्वमेंट था उसको, उसके लिए, पाई वाले के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो ईटा 6 माइनस C6H6। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, C6H6 यानी कि वो बेंजीन की रिंग है, उसमें से हमने ईटा 6 यानी कि एक पाई बॉन्ड चुराया है, जिसके ऊपर 6 बंदे को हक था, ठीक है। चलो आगे चलो। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा, बट हाँ आगे नीचे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, The main purpose of hapticity eta is to give you an idea of, अरे ये तो मैंने समझा दिया। चलो आगे चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें, तो ऑक्सीडेशन नंबर अपन को ढूंढना है अभी इनका। किसी एक एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना, तो कैसे ढूंढेंगे? आपको इस चीज को पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर पे मैंने पहले भी एक लेक्चर ले रखा है, उसको देखो जाके। बट हाँ, इसको देखोगे तो फिर भी समझ आ जाएगा। दैट्स इट, थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही जो आपको याद होगा कि x प्लस कुछ हम एक ऐड कर देते थे वैल्यू, उसको 0 के इक्वल कर देते थे, फिर x को हम कह देते कि ये -2 के इक्वल है, तो फिर हम कह देते कि इस एक A कंपाउंड के ऊपर -2 का चार्ज है। तो ऐसे ऐसे करके हमें पता होता था दूसरे वाले के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 का था, यहाँ पे -1 का था, तो मैं कह देता था कि -1 और -1 यानी कि -4 हो गया। तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर -4 का चार्ज है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको याद आ रहा होगा अच्छे से। बट हाँ, आपने किसी और टीचर से भी पढ़ा होगा तो आ जाएगा। अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर कर रखा है, उसमें भी ये सब चीजें होती हैं, तो पता ही होगा। बहुत सारे लोग को तो पता होता है, बट हाँ नहीं पता होगा तो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है तुम्हें, याद रखना है तुम्हें क्या याद रखना है कि Cn के ऊपर एक माइनस का चार्ज होता है। अगर तुम्हें एक Cn दिखे, इसका मतलब है कि उसके ऊपर एक -1 का चार्ज है। अगर तुम्हें CO दिखे तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। अगर Cn दिखे तो इसका मतलब है कि -1 है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दिया गया है। और CO न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना किसी को देना है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो K4 पे चार्ज क्या होता है। K4 पे अगर आपने वो चार्ज वाला सब देख रखा है तो आपको याद होगा, इस पे आएगा +4। कैसे आएगा +4 कैसे आएगा? देखो, एक K के ऊपर, एक K जो होता है इसके ऊपर होता है +1 का चार्ज। तो 4 K है तो पक्की बात है यार +4 का चार्ज होगा, तो मैं यहाँ पे +4 लिखना चाहूंगा सबसे पहले। उसके बाद मुझे किसके लिए डिफाइन करना, मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में भी क्या दिया होगा, अभी चैप्टर खत्म होने तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे मेटल देखते ही मेटल के लिए ही डिफाइन करना है। मेटल के लिए ये रहा एक मेटल, इस मेटल के लिए, इस वाले मेटल के लिए ये पड़ा प्लेटिनम। तो इन लोगों के लिए हमें डिफाइन करना है चार्जेस को। चार्ज हर एक एटम पे इंडिविजुअल होता है, बट हाँ हमें जो फाइंड करना है अभी हमें एक आयरन पे ही करना है, ठीक है। आयरन तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसको मुझे नहीं पता आयरन पे क्या चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x लिख देता हूँ, x सिंपल है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, हाँ तो कहाँ गया, हाँ तो फॉर एग्जांपल आपको Fe का तो नहीं पता, पर ठीक है मुझे Cn का तो पता है। Cn का मैंने आपको क्या बताया, -1। तो 6 Cn पे कितने चार्जेस होंगे, 6 Cn पे कितने चार्जेस होंगे, -6 होंगे। और कितने होंगे, कॉमन सेंस है, -6। इस पूरे को रखो तो तुम इक्वल के 0 के, ठीक है। तो किसी को आई थिंक सो यार कोई एक बंदा है जिसको समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। कोई एक तो है, चलो
K4 है, आप ऐसे समझो कि K के ऊपर ना +1 का चार्ज है, एक K है, उस एक K के ऊपर एक +1 का चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए भी छोड़ो, तुम जस्ट रट लो इस चीज को कि K के ऊपर एक +1 का चार्ज है, ठीक है। तो एक K के ऊपर +1 का चार्ज है, तो 4K के ऊपर कितने होंगे, 4 का चार्ज होगा ना, +4 लिखो या 4 लिखो, सिंपल बात है, एक ही लिखे। और ये ब्रैकेट से नहीं डरना, ब्रैकेट ऐसे लग रखा है, तुम अगर तुम्हें चार्ज निकालो ब्रैकेट तो देखो ही मत, तुम समझो ही मत इस चीज को कुछ भी, ब्रैकेट है तो पड़ा रहे, हमें तो बस प्लस करना है, प्लस करो इसमें, प्लस करो, ठीक है। अभी मुझे किसके लिए डिफाइन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम ढूंढ रहे हैं कि वो किस नंबर पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, डर जाओगे, ठीक है। तो हमें ढूंढना है आयरन के लिए, तो आयरन कहाँ पे है, आयरन पहली बात है हमें पता ही नहीं है इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे, तो छोड़ दो, हमें पता ही नहीं है, तो कहाँ वाली बात छोड़ दो तुम, इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, रमेश मान लो, विजय मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसमें फिर से एक और चीज प्लस करनी है, हमें क्या करना है, हमें बस प्लस करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक CN के ऊपर अगर -1 का चार्ज है, तो 6 CN के ऊपर मेरे पास कितने चार्जेस होंगे, पक्की बात है -6 होंगे, ठीक है। तो इस पूरे को उठा के मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को इक्वल टू 0 को लिख दूंगा। अभी मैंने इक्वल टू 0 क्यों लिखा भाई, ठीक है, मैथ्स वाले सेशन में समझा दूंगा क्यों लिखते हैं, बट हाँ फिलहाल के लिए आप देखो, ठीक है। क्या होगा 4 प्लस लेट मी रेज दिस थिंग, हाँ 4 प्लस x, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 इज इक्वल टू 0, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना है, ये यहाँ पे -6 है, -6 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 है, इसके आगे एक प्लस लग रखा है जो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इस साइड लेके जाएंगे तो -4 ना हो जाएगा, तो हो जाए भाई, हाँ। तो यहाँ पे -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई, +2, ठीक है। तो लीजिए आपका आंसर आ चुका है सर, आपका आंसर आ चुका है, क्या है आंसर आपका, हमारा आंसर है +2 का चार्ज। तो हमारे पास आयरन के ऊपर +2 का चार्ज है, दैट्स इट, +2, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। वैसे ही क्रोमियम के लिए डिफाइन करते हैं, बहुत आसान हो गया, आप तो पहले वाले क्वेश्चन में होती है दिक्कत, बाद में नहीं होती। क्रोमियम मुझे पता नहीं है ये क्या नंबर है इसका, मुझे बस नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो मैं इसको मानूंगा x, इसमें प्लस करूंगा CO6 यानी कि मैंने आपको क्या बताया, CO न्यूट्रल होता है, तो एक CO न्यूट्रल है यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ओनली 0 है। तो x में मैं 0 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, तो इसको मैं इक्वल टू 0 रख देता हूँ ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाँ अब देखो तो ठीक है। तो अब तो आसान हो गया यार, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया, x में तुम 0 प्लस करोगे तो आंसर x ही आएगा, अगर तुम 2 में 0 प्लस करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, यानी कि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है। आई होप तो आपको समझ रहा होगा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा 0 चार्ज है। चलिए इन दोनों को थोड़ी देर में करते हैं, पहले इसको करते हैं। PtCl4 और इसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज -2 का है। अब थोड़ा ध्यान से, अब तुम इस पूरे प्लस तो करोगे, ठीक है, अभी करते हैं। प्लेटिनम है, प्लेटिनम का मुझे ढूंढना है, तो मैं इसको x लिखूंगा, प्लस में Cl4, तो Cl का याद रखो भाई, Cl -1 होता है इसके ऊपर चार्ज। जिसने भाई मेरे से नहीं पढ़ रखा वो वाली चीज, जब मैंने चार्जेस पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला कैसी कोई चीजें, पर तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो रट लो, सिंपल बात है, याद रखो, इसको लिखोगे, इतनी बार चैप्टर में लिखेंगे ना तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्लस करना था Cl कितने थे 4, तो यानी कि ओवरऑल चार्ज Cl का कितना हो गया -4, तो प्लस माइनस तो होता है माइनस, ठीक है। मैं -4 यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इक्वल टू लिखना है क्या आगे, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है 2 माइनस यानी -2 लिख रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -2 लिख दूंगा। तो अभी x क्या हो जाएगा, अभी तो बहुत आसान हो गया ना, x इज इक्वल टू, देखो -2 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं था चार्ज क्या है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 0 ही होगा, और यहाँ पे चार्ज निकल आता था। बट यहाँ पे उसने चार्ज पहले से ही दे रखा है जो कि 0 नहीं है, उसने कह दिया कि 0 नहीं है ये, तो हमने क्या करा, इसको 0 की जगह -2 पुट कर लिया, दैट्स इट, कुछ अलग नहीं किया है मैंने। तो x -4 इज इक्वल टू -2, सो x आपका कितना हो गया -2 + 4, तो ये हो गया आपका +2
प्लस का 2, तो ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कंपाउंड इज +2। कंपाउंड नहीं, पीटी के ऊपर +2 का चार्ज है। हाँ, इसके ऊपर एक +K2 का चार्ज है। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। चलो अभी यहाँ पे करते हैं, इसको करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ईटा दिख रहा है, तो ईटा का तुम्हें सही मायने में बताऊं तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और C5H5 के ऊपर ओवरऑल चार्ज मुझे पता होना चाहिए, हाँ बस इसके ऊपर पता होना चाहिए और हो गया मेरा काम। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद कर लो कि C5H5 के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो होता है वो -1 का होता है, -1 का, ठीक है, इतना बस याद रखो, दैट्स इट। हाँ, तो Ti को मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा, Ti को तो मैं x मानूंगा, भाई चेंज हो जा, हाँ Ti को तो मैं x मानूंगा, उसमें प्लस करूंगा C5H5, और C5H5 कितने हैं बताओ मुझे, कितने हैं, ये तो 2 हैं। अगर एक C5H5 -1 है तो 2 कितने होंगे, -2 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे -2 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं करी। प्लस करो इसमें एक और C5H5, तो -2 एक और लिख दो, तो ये क्या बन गया, x -2 प्लस -2, तो ये क्या हो गया, x -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ओवरऑल कुछ नहीं दे रखा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ओवरऑल में इसको 0 मान लूंगा, और x का आंसर आ जाएगा +4। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला मुझे बता दो फटाफट से, कि टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज है, टाइटेनियम के ऊपर अभी कितना चार्ज था मैं खुद भूल गया, +4। हाँ ठीक है, तो समझ गए होगे आप तो ये वाला तुम खुद भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तो काम कर लो खुद भी, नहीं करना चाहिए मतलब, करोगे तो आएगा, क्योंकि पेपर तुम सोल्व करने वाले हो, मैं नहीं करने वाला तुम्हारे पास आके। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमें थोड़ा आइडिया पता चल गया कैसे होता है। अगर तुम्हें फिर भी चार्ज निकालने नहीं आए तो यूट्यूब पे जाओ, समझो कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है पहले ये पता करो, उसके बाद ढूंढो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज होती है। बट हाँ, अगर नहीं पता है तो सिंपल बात है, अगर टाइम कम है तो रटना ज्यादा पसंद करो rather than उसको समझना, क्योंकि ऐसी चीजों में वही टाइम पास है ना बहुत ज्यादा। तो हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी टाइम पास करा है ऐसी चीज़ों के ऊपर, बट वो टाइम पास नहीं था, वो ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा डीप में अच्छे तरीके से हमने करा था। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स पहली बात है क्या क्या कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स, CR CO, देखो हाँ CO होल 6, ये लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें ये एक मेटल है और ये एक लाइगेंड है। मैंने समझाया था कॉम्प्लेक्स कब बनता है, कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एक लाइगेंड होता है वो मेटल को एक अपना कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब एक कॉम्प्लेक्स बनता है। आई होप आपको याद होगा। ओके, सो इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो, बातों से ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास एक कंपाउंड है CrCO6, ओके, तो इसमें CO कितना है, CO कितना है, कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहे हैं। ठीक है, और हमने लाइगेंड्स में पढ़ा था कि अगर C और O दिख जाए हमें तो C पहले डोनेट करेगा। ठीक है, ये डोनेशन ज्यादा, इसको टेंडेंसी है इसकी कि ये ज्यादा डोनेट कर सकता है, ज्यादा जल्दी कर सकता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने Cr को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहली बात इसने Cr को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, पर ये CO कितने हैं, कितने CO लग रखे हैं एक Cr के साथ, वो तो लग रखे हैं 6, तो ठीक है 6 लग रखे हैं, तो एक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 तो नहीं आना था, यहाँ पे 12 आना था, सो सॉरी 18 नहीं आना था, इसको इरेज कर दो यहाँ से, 12 था यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, यहाँ पे आपको क्रोमियम दिख रहा है, यहाँ से एक आया 2, एक 2 यहाँ से, 2 ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। ठीक है,
क्रोमियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसका एटॉमिक नंबर से याद करो। उसका एटॉमिक नंबर क्या था, अगर नहीं आता पीरियोडिक टेबल बनाओ, पीरियोडिक टेबल नहीं आता तो उसके नेमोनिक्स सीखो, नेमोनिक्स नहीं आते तो केमिकल बॉन्डिंग देखो, ठीक है। तो इस क्रोमियम के पास कितने होते हैं, 24 होते हैं। और यहाँ पे हर बार यहाँ पे एक CO लग रखा है, CO लग रखा है, CO 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 एंड CO, ठीक है, ओके। तो एक CO इसको यहां से 2 दे रहा है, 4 6 वेट 8 10 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स इसको CO दे रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि अब इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अब इसके पास पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस बंदे के पास, Cr के पास, क्रोमियम के पास कितने पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो आपको बस अभी क्या करना है, सम करना है, दैट्स इट। इसका एटॉमिक नंबर उठाओ, कितना है 24, इसमें प्लस करो जो सीओ ने दिए, सीओ ने कितने दिए 12 दिए, टोटल कितना आ गया 36। तो 36 इज इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट्स इट। इसमें तो कुछ भी बड़ा नहीं था। आपको आई होप तो सब समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये तो। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको हमें पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। पहली बात क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहली बात ये मुझे पहले पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना ही पड़ेगा, मुझे क्यों पता है, और मैंने इसका क्यों नहीं निकाला, आप इसका निकाल के देख लो। CrCO6, आपको इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो आपको 0 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। Cr का निकाल के देख लो तुम, 0 मिलेगा, क्योंकि CO ही न्यूट्रल है, CO 0 है तो Cr भी तो 0 ही हो जाएगा ना मेरे भाई। आई होप सो आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे आप चेक करो, अभी हमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फटाफट से, ठीक है। तो वही अपने अपनी ट्रिक लगाई, टाइटेनियम को मैंने X रख दिया और उसके बाद C5H5 था उसको -2 रख दिया, क्योंकि एक C5H5 जो होता है वो -1 का चार्ज होता है उस पर, और यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, ये लीजिए 2 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे और 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल आप -4 लगा दिए, मतलब X -4 और इज इक्वल टू 0 कर दिया, और X को इस साइड ले गए या 4 को इस साइड ले गए, तो आपको याद आ रहा होगा कि X जो है वो +1 के इक्वल हो जाएगा, +4 के इक्वल हो जाएगा। सो सॉरी अबाउट माई वर्डिंग, ठीक है। तो टाइटेनियम के ऊपर +4 का चार्ज है, इससे मैं क्या समझूं, पहले बस तुम ये मुझे समझा दो कि इससे मैं क्या समझूं, टाइटेनियम के ऊपर +4 का चार्ज है, क्या समझते हो तुम इसको देखते हुए। मुझे पता है कि टाइटेनियम का जो है एटॉमिक नंबर ये 22 होता है, आपको भी पता होगा, पीरियोडिक टेबल चेक करो 22 होता है, पर यहाँ पे +4 लग रखा है। अभी ऐसा नहीं है +4 तो तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, वही वो गधों वाली चीज होगी, और तुम्हें पता होगा क्या है इसका मतलब, क्या है +4 का क्या मतलब है। तो इसमें से तुम -4 करके चेक कर लो कितने बन गए, 18 हो गए। तो टाइटेनियम के पास टोटल तो 18 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इतना तो पता चल गया कि इस वाले बंदे के पास 18 इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ पे तेरे पास तो है 18 इलेक्ट्रॉन, मुझे पता चल चुका है, तो झूठ बोल रहा था मेरे पास 22 है, तेरे पास 18 है, मैंने निकाल के देख लिया। ओके, इतना तो हमें समझ गए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, इस वाले को देखो, सिग्मा -C5H5, तो अब इससे आप क्या समझ सकते हो कि सिग्मा माइनस, इसका मतलब इसके पास एक सिग्मा का बॉन्ड था, इसने फॉर एग्जांपल आपके पास एक A कंपाउंड है और एक B कंपाउंड है, ठीक है, इनके ऊपर डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ते थे कि पाई बॉन्ड टूट के भाग गया इधर, और अब क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ना 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 ना, पाई बॉन्ड नहीं भागा इधर, ना ना ना, पाई बॉन्ड नहीं भागा। क्या हो गया कि इसने अपना पाई बॉन्ड तो रख लिया, पर यहां से इसने अपना सिग्मा बॉन्ड दे दिया इसको। ओ हो, पहली बार केमिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई सिग्मा बॉन्ड ही उड़ जा रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड उड़ के टाइटेनियम के पास चला गया, इसके साथ इसका जो भी ओवरलैपिंग होनी थी वो हो गई। तो आप समझ रहे हो, इसने पाई बॉन्ड रख लिया और सिग्मा बॉन्ड के साथ इसके साथ ये जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देने थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये कुछ शॉकिंग हो सकता है कुछ लोग के लिए कि सिग्मा बॉन्ड ही ले गया ये, बट हाँ ऐसा होता है। तो
तुमने यहाँ पे लिख भी तो रखा ना सिग्मा माइनस C5H5, तो यानी कि C5H5 से एक सिग्मा ही उड़ा ले गया, ठीक है, हो गया होगा। तो अगर एक सिग्मा उड़ाते हैं तो 2 बॉन्ड जाते हैं, तो अगर मैंने 2 सिग्मा उड़ाए तो कितने गए, 4 बॉन्ड जाएंगे, पक्की बात है। तो मैं यहाँ पे +4 करना चाहूंगा इस बात पे। चलिए जी, ये भी ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो वेट, ओ भाई क्या हो गया तुझे, ठीक है, चलो। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो 𝛳5, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड उड़ रहा है। कितना बॉन्ड उड़ रहा है, पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड उड़ रहा है यहाँ से। तो अगर आप वैसे देखोगे तो 2.5 बॉन्ड उड़ रहा है पर C5H5। हाँ, और ये ट्वाइस है, पहली बात ये ट्वाइस है। कैसे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये चीज, देखो, रुको, अगर मैं तुम्हें सिंपल दे दूं 𝛳5 माइनस C5H5, सिंपल, कोई इसमें मैंने ना मॉडिफिकेशन करी ना कुछ, तो आप क्या समझोगे आप इससे कि इसने क्या करा, 𝛳5 को आप ऐसे समझो कि 𝛳5 आपको जहां भी दिख जाए, आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया, 1.5। 1.5 का क्या मतलब हुआ कि ये बॉन्ड ऑर्डर है, जितना बॉन्ड टूटा है, जितना बॉन्ड टूट के चला गया है यहां से, समझ गए। तो जितना बॉन्ड टूट के टाइटेनियम को गया है ये 2.5 है, और ये कौन से वाला था, ये पाई बॉन्ड था। कहां से पता चला, ईटा से पता चला। अगर यहाँ पे सिग्मा लिखा होता तो मैं सिग्मा मान लेता कि 2.5 सिग्मा टूट गया है। अभी यहाँ पे 2.5 टूट गया है पाई बॉन्ड, कहां से, C5H5 से, समझ गए होगे आप। तो 2.5 बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो 2.5 के लिए कितने चाहिए होंगे, आई होप सो आपने सोच लिया होगा। सिंपल है कि भाई 5 ही चाहिए होंगे, ठीक है, 5 चाहिए होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे C5H5 2 हैं, यानी कि आपको ने ऐसे ऐसे समझना है इस चीज को। अगर भाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ना ज़्यादा दिखानी पड़ती है कई बारी, क्योंकि कुछ लोग को ज़्यादा समझ नहीं आता अच्छे से ये चीज़ें। तो मेरे पास 𝛳5 माइनस C5H5 है एक, इसमें से कितने बॉन्ड गए, इसमें से 5 बॉन्ड गए, आप ऐसे समझो 5 इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भाग गए यहाँ से। और एक और है मेरे पास 𝛳5 C5H5, यहां से कितने गए, यहां से भी 5 इलेक्ट्रॉन भाग गए। कहाँ भाग गए, टाइटेनियम के पास भाग गए। कहाँ भाग गए, टाइटेनियम के पास, ठीक है। तो कितने हो गए अब इसके पास, ये 5 भी जोड़ दो इसके अंदर, ये 5 भी जोड़ दो और ये 5 भी जोड़ दो। लो जी, कितना आपका आंसर आ रहा है, 18 + 4 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका पूरा आंसर 34। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 34, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा इस चीज को समझने के लिए। जो ये समझना भी एक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि तुम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, क्योंकि भाई चैप्टर अच्छा है तो शुरुआत में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो मजेदार तो है ही। बट हाँ, अगर तुम्हें वही है कि अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ रखा, पहले कभी नहीं पढ़े हो अच्छे से, तो फिर तो मुश्किल होने वाली है तुम्हें। तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो तुम वही कर सकते हो जो तुम कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम शुरुआत से केमिकल बॉन्डिंग देखो, पूरा केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी 25 घंटे का होगा, आई थिंक तो 25 घंटे का ही है। तो वो पूरा देख लो, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एंड जो तुम्हारा माइंड इवॉल्व होगा वो अलग से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड वैसे भी तुम तो मेरे वाले लेक्चर्स को 2x पे देख सकते हो, आई थिंक सो, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, मेरे से स्लो कोई बोलता नहीं होगा, आई थिंक सो, क्योंकि इतना आई डोंट नो इतना स्लो कैसे हूँ मैं। बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो चल ही रही है अच्छा ज़्यादा तेज बोलने की। चलो बढ़िया। ओहो, आइसोमेरिज्म आ गया। लो भाई, तुम्हारा फेवरेट कॉन्सेप्ट आ चुका है आइसोमेरिज्म। बहुत सारे लोगों का आइसोमेरिज्म फेवरेट होता है, और सच बताऊं तो मेरा भी है। मेरी एक्साइटमेंट तुम्हें वीडियो के अंदर से दिख रही होगी कितनी ज़्यादा है। आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन होल केमिस्ट्री, एंड आई थिंक सो होल सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों के अंदर आइसोमेरिज्म फेवरेट है मेरा। ज्योमेट्रिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो अगर मेरा कोई फेवरेट चीज है तो सोचो मैं उसको तुम्हें कितनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, आइसोमेरिज्म बिल्कुल इतना बढ़िया चीज है ना।
तुम सोचोगे और तुम सोचते ही रह जाओगे। ऐसी चीजें हैं, तुम सोचते ही रह जाओगे कि अरे ये ऐसा भी हो सकता था। तो ठीक है, बट हाँ, ख्याली पुलाव छोड़ो और इनका निकालो, इनका निकालो, बहुत आसान है, निकाल लोगे तुम, ठीक है ना, मुझे यकीन है तुम पे निकाल लोगे। बाकी अगर ना निकले, कोई दिक्कत आए तो तुम मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जो इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है वो इसको पढ़ने से ही आएगी। इसकी कहानियां बताने से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। और अगर तुम्हें कोई टीचर मिल रहा है जो तुम्हें कहानियां बताया जा रहा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, अरे नहीं होगा उस चीज से। आइसोमेरिज्म जब तक तुम देखोगे नहीं ना अपनी आंखों से, लाइक समझोगे नहीं उस चीज को, जो माइंड में फंडा क्लियर नहीं होगा, तब तक आई डोंट थिंक सो कोई समझ पाएगा, रटने से नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी कर लोगे भाई ठीक ठाक अच्छे से, बट जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी अच्छे से। तो अगर तुम्हें अच्छे से कोई चीज़ करनी है तो उसको शिद्दत से पढ़ो एंड मोहब्बत करके पढ़ो, उस चीज़ से हो जाएगी। तो आई होप तो आप ये वाले कंपाउंड जो है ऊपर मैंने छोड़ा है, इसको तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पे बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म पहली बात है, ये होती क्या है ये मैं नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, इसके बाद इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है और ये स्टीरियो क्या है, इस पे भी बताने में कोई टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम जब देखोगे तभी समझ आएगा। इतना पहले से डरा दूंगा ना तुम्हें, फिर तो जरूर ही आएगा, फिर तुम्हें फिर तो कुछ भी नहीं आने वाला। और वही है कि ऐसे होता है ना कि शुरुआत में हम बता देते हैं, जैसे 11th क्लास में फिजिक्स में होता है कि हम वेक्टर्स पे पीएचडी कर लेते हैं लड़के, और बाद में जब वो अच्छे चैप्टर्स आते हैं, जब अप्लाई होने लगती हैं चीज़ें, तब बस तब फिर नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता, फिर वही पढ़ाई छूट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो शुरुआत ही अलग तरीके से होनी चाहिए। तो मेरा तो प्लान कुछ अलग है, अगर मैंने फिजिक्स पढ़ाया तो बहुत अलग होगा, वो बहुत ज़्यादा अलग। तो सोच रहे हैं उसके बारे में भी अभी, बट हाँ अभी अभी तो इसको ख़त्म करना है। आई थिंक तो ये हो जाएगा जनवरी के एंड तक, पूरी आईओसी ख़त्म हो जाएगी अराउंड 60-70 लेक्चर्स के अंदर अंदर। चलिए, तो आइसोमेरिज्म में क्या क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। दिमाग में रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल के ऊपर, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती क्या है कि फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो कैसे कैसे हो सकता है ये? तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। तो अगर मैंने लिख दिया कि Mn2 नीचे लिखना था, सो सॉरी, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, हाँ ठीक है, Mn2O2 लिख दिया मैंने, Mn2O2 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने Mn का एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया एक, और एक ये बना दिया। ये ऐसा ना बना के मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ, रुको इसको, ओ भाई क्या हो गया तुझे, हाँ इसको थोड़ा आगे की तरफ बनाता हूँ, बाहर की तरफ, तुम्हारी स्क्रीन के बाहर आ रहा है ये वाला हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना दिया, ओके ठीक है। तो Mn2O2 एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। एक और मैं कैसे बनाऊं, एक और अगर मैं ऐसे बना दूं, तो हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम, तुम याद करो जरा थोड़ा सा, कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे मैंने तुम्हें कहा था कि स्ट्रक्चर्स जो है ना, तुम ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर उठा के कहोगे ये ऐसे बन गया वैसे बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। आइसोमेरिज्म अगर तुम्हें आती ना अच्छे से, तुम स्ट्रक्चर्स को भयानक तरीके से सोच सकते हो। मतलब स्ट्रक्चर्स को सोचना इट इज इटसेल्फ डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्टडिंग। तो उसको सोचने का वो जो माइंडसेट होता है ना, वो मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ, तुम्हें समझ आए, तुम विजुअलाइज कर पाओ इतने तगड़े तरीके से कि हाँ ठीक है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गई, यहाँ से ये कट हो गया और ये ऐसा बन गया। तो जो चीज़ें तुम दिमाग में कर लोगे तो फिर वो पेपर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ज़्यादा जल्दी हो जाती है बेसिकली। तो ठीक है, तो एक मैंने ऐसे बना दिया, तो एक मैंने ये सिंपल प्लेन पे बना दिया, Mn के ऊपर दो ऑक्सीजन लग रखे हैं ऊपर नीचे, एक सिंपल प्लेन पे, ना ये तुम्हारी स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ना तुम्हारी स्क्रीन के पीछे की साइड जा रहा है, ऐसे समझ लो इस चीज को। तो अब पता क्या होगा, अब क्या होगा कि इन दोनों का जो भी इनका स्ट्रक्चर बना है, देखो पहली बात स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दूसरी बात एक इतनी छोटी सी माइन्यूट सी चेंज के बाद ये पूरा बदल गया। हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर पूरा ही बदल गया। पहली बात स्ट्रक्चर बदल गया, दूसरी बात इसकी अपीयरेंस बदल गई, कोई सीधा दिखता है, कोई बाहर की एक तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका कलर बदल गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बदल गया,
मेल्टिंग पॉइंट बदल गया, और भी पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, लैटिस में चेंज आ जाता है, और मतलब इनकी रिएक्शन वगैरह अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये किसी एक्स कंपाउंड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, वेयरएज ये कुछ ही उसी एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ये उसके साथ कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो ऐसा है कुछ ये आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आप समझोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझोगे तो घंटा कुछ नहीं समझ आने वाला। ओके, तो फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आपने इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख लिया कैसे होता है। तो पहले आते हैं अपने आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स इसमें क्या है? एक्चुअली में इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में सबसे बेकार टॉपिक अगर कोई देखा जाए तो ये वो यही है जिनको पहले पढ़ाया जाता है। जब हम पहुंचेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तक तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या केमिस्ट्री बन रही है, क्या दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे, तो वहां पे अच्छा दिमाग लगेगा तुम्हारा। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें बता देते हैं कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो तुम थोड़ा सा अपने माइंड को टाइम दो। बेसिकली अपने माइंड को टाइम दोगे तो चीज समझ आएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम पहली बारी में अभी समझोगे और तुम्हें अभी के अभी सब समझ आ जाएगा, नहीं यार, वो नहीं हो पाएगा तुम्हारे से, अभी नहीं हो पाएगा। बट हाँ, आई थिंक सो कि एक दो साल तक अगर तुम ऐसे जिस तरीके से जिसमें हम पढ़ते हैं उस तरीके से तुम खुद पढ़ो ना, तो एक अलग लेवल की चीज तुम्हारे अंदर से आएगी। छोड़ो अभी उस चीज को, ज्ञान काफी हो गया, ज्यादा नहीं करते। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स, तो इनका आप क्या क्या देख रहे हो? आयनाइजेशन आइसोमर्स में आपको इस वाले में CONH3Br में और इस वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है? थोड़ा सा वीडियो पॉज करो या मैं ही रुक जाता हूँ, आप देखो इनको और कुछ देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ठीक है, आई होप सो आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ आपने माइंड में आया होगा कि आप यहाँ पे देखो, लेट मी डू समथिंग एल्स। हाँ जी, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो एक सिंगल सिंगल कंपाउंड है, CONH3Br, फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, पहले वाले नंबर है ये वाला जो पड़ा। ठीक है, तो इसको चेक करो आप, यहाँ से Br जो है ये कुछ यहाँ चला जाता है और ये SO इस साइड आ जाता है ना? ऐसे ही होता है ना? अरे कहाँ चला गया तू? वेट, जस्ट आधा मिनट रुकिए। हाँ जी, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो आप इस वाले कंपाउंड को चेक करो, इसको मैं नाम देता हूँ A कंपाउंड। ठीक है, इसको नाम मैं देता हूँ B कंपाउंड, नहीं मैं A' दूंगा इसका नाम, A'। ठीक है, A' दे दिया, A' कुछ नहीं, बस A के ऊपर एक छोटी सी डैश लगा दी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस कंपाउंड में देख के तुम्हें क्या रियलाइज हो रहा है? कुछ अजीब लग रहा है कि ये जो Br है ये तो ठीक है, और इसमें भी SO4 है, ये भी ठीक है, पर इसमें SO4 एक अंदर की साइड आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की साइड आ गया। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है ये मैं बताता हूँ। ये जो डब्बा है ना, इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझो। ठीक है, ये जो डब्बा पड़ा, नीचे भी डब्बा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर पढ़ेंगे हम अच्छे से, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या एक्चुअल में। बाकी इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपाउंड्स चेंज हुए पड़े हैं। हमें क्या हुआ, हम यूनिवर्स में गए, हमें यूनिवर्स में दो कंपाउंड मिल गए अलग अलग तरीके के, जो दिखने में बिल्कुल ही अलग थे, पर हमने जब उनको एक्सपेरिमेंटली देखा तो हर एक कंपाउंड के अंदर CO था, हर एक कंपाउंड के अंदर CO था, हर एक में NH3 भी था, अरे भाई साहब NH3 भी था, Br भी था, अरे भाई साहब Br भी है, SO4 भी था। ओ हो, ये ज्यादा हो गया, मतलब ये बिल्कुल ही सेम है। पर हमने जब इनको अच्छे से देखा, इनके स्ट्रक्चर बना के देखा, तो हमें पता चला कि Br जो है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, लेट मी शो यू दिस, अरे बन जा डब्बा बन जा। हाँ, तो जो ये A' वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर Br बाहर की साइड है, यानी कि अगर SO4 यहाँ पे एक लगा रहा है, यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग हो रही है इसकी, तो Br इसके ऊपर कहीं यहाँ ऐसे अलग से लग रखा है,
और अगर आप इसकी बात करो, इस वाले की, ए वाले की बात करो, अलग कलर आ जा, वेट, हाँ अब ठीक है। अब आप इसकी बात करो, इस वाले की बात करो, इसको जब हमने देखा, इसको हमने जब देखा तो हमें लगा कि ठीक है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पर जब मैं इसके स्ट्रक्चर को देखा तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर बी आर अंदर बैठा था, बी आर अंदर बैठा था और SO4 कहीं बाहर घूम रहा था, SO4 कहीं बाहर घूम रहा था, ऐसा कुछ था। तो आपको समझ रहा होगा कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। तो इस छोटे से माइन्यूट से चेंज के कारण इनका सब बदल गया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये नर है और ये मादा है, ऐसे समझ सकते हो आप कि इनका अपीयरेंस चेंज हो गया बेसिकली। तो काफी चीजें हो गई, इनके बीच में डिफरेंट हो गई, पर क्योंकि ये एक जैसे दिखते थे तो इनको हमने ऐसे नाम दे दिया कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है, और कुछ इसके पीछे लॉजिक नहीं है, जस्ट हाँ तुम ऐसे ही समझ लो इस चीज को। और ये तो सबसे आसान वाले ही है, तो इसमें इतना दिमाग ना लगाने की तुम्हें जरूरत है और ना मुझे इतना बताने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला अच्छा है थोड़ा सा। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े अच्छे आइसोमर्स आते जाएंगे। एंड हाँ प्लीज आप अगर इन वाले नोट्स को प्रिंट आउट कराना चाहते हो तो वो निकलवा सकते हो, बट एक मेरी तुमसे मत कुछ कह रहा हूँ तुम्हें मैं कि प्लीज तुम अगर बनाना चाहो तो खुद नोट्स बना लो, क्योंकि इससे तुम्हारा आई डोंट थिंक सो कुछ फायदा होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, अगर तुम्हारे पास 1 साल है तो अच्छे से नोट्स बनाओ, कुछ नहीं होता। बट वैसा नहीं है कि जो जो मैंने लिख रखा है वो सब चेप दिया उठा के, नहीं ऐसा मत करना प्लीज। तो वो उससे अच्छा तो फिर तुम प्रिंट आउट ही करा लो। बट थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज के बारे में, क्या तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें खुद खुद डिसाइड करना है, मैं नहीं बता रहा ऐसी चीजों को। तो नेक्स्ट आता है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेटल है, उसके साथ अटैच है लाइगेंड, ठीक है, लाइगेंड अटैच हो गया। आई थिंक सो अभी तुम ना लाइगेंड के साथ फेमिलियर हो गए होगे कि क्या होता है, ठीक है। पहले लेक्चर में फेमिलियर कोई भी नहीं था, अभी हो चुके होंगे, बहुत लोग फेमिलियर हो चुके होंगे कि कैसे सोचना है इस चीज को, लाइगेंड होता क्या है। जैसे ही मैंने लाइगेंड बोला तुम्हारे माइंड में आ गया होगा ठीक है ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा होता है, ओके ठीक है। तो कंसीडर दिस लाइगेंड एज एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का क्या मतलब है, कंसीडर दिस लाइगेंड एज अ एम्बीडेंटेट हैज टू डोनर साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास NO2 है, NO2 बहुत अच्छी एग्जांपल, बहुत ही अच्छी एग्जांपल एम्बीडेंटेट की। NO2 है मेरे पास, ये क्या करता है, ये यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है, ये कहता है जाओ जाओ बना लो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पर जब ये यहां से डोनेट करता है ना तो ये ऑक्सीजन से नहीं करता, यानी कि NO2 एक ऐसा बंदा है, NO2 इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो NO2 एक ऐसा बंदा है जो एक साइड से, अगर तुम ऐसे और भी हैं, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि NO2 अगर एक N साइड से नाइट्रोजन की साइड से दे रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन वाली साइड से भी उठा कर देगा कि लाओ भाई ले जाओ, ऐसा नहीं है। इसके पास 2 डोनर साइट्स तो हैं, 2 डोनर साइट्स तो हैं, पर ये जब एक साइड से डोनेट कर रहा होगा ये दूसरी साइड से डोनेट नहीं कर सकता। एट वंस इट कैन ओनली डोनेट थ्रू वन साइड, समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे NO को बना दो, NO और यहाँ से ऑक्सीजन ये इधर को फेंक रही है इलेक्ट्रॉन, ये इधर को और ये कहीं इधर को, नहीं ये बदतमीजी होगी और कुछ नहीं, ये बस केमिस्ट्री की बेइज्जती होगी जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा कि एम्बीडेंटेट का क्या मतलब है। तो आप लाइगेंड को, ये क्या कह रहा है लिंकेज आइसोमर्स में ये क्या कह रहा है कि आप ना एक मेटल उठाओ, उसके साथ लाइगेंड का बॉन्ड बनाओ, और आप ऐसे समझो कि लाइगेंड जो है वो एम्बीडेंटेट है, यानी कि वो एक साइड से डोनेट कर सकता है, मतलब उसकी 2 डोनर साइड्स हैं, यहां से भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड पड़ा है आप ऐसे समझो, और एक बॉन्ड यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है। तो इसने ये वाला बॉन्ड डोनेट कर लिया, पर अब ये इस वाले बॉन्ड को नहीं छेड़ सकता, ठीक है। अगर इसने ए बॉन्ड को डोनेट कर दिया तो ये A' वाला बॉन्ड को छेड़ भी नहीं सकता, बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाने देगा ये इसको, जब तक यहां से बॉन्डिंग नहीं टूट जाती। जब यहां से बॉन्डिंग टूट जाती है तो ये कर सकता है कि हाँ भाई तुम यहां से बॉन्डिंग कर लो, तो वो हो सकता है। बट हाँ आपको बेसिक फंडा समझ आ रहा होगा कि एम्बीडेंटेट क्या होता है, ठीक है जी। चलो सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बस
इसको देखना है और समझना है, दैट्स इट। लिंकेज आइसोमर्स, आप थोड़ा माइंड में इसके नाम को तुम्हें पता होना चाहिए। लिंकेज आइसोमर्स है इसका नाम। तो लिंकेज है तो मेरे माइंड में आता है कि ठीक है, कुछ ना कुछ इनके आपस में लिंकेज होगी। तो कैसी होगी वो देखते हैं। तो ये इनकी लिंकेज कैसी होगी, तो मेरे पास एक मेटल आयन है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाया, किसने बनाया, NO2 ने बनाया। ओके, तो NO2 ने क्या करा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने कहा ले जाओ, और यहाँ पे इसने छोड़ दिए इसके साथ। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसकी एक और वेरिएशन भी बन गई, इसकी एक और वेरिएशन बन गई जब इसने N से डोनेट ना करके O से डोनेट करा, N से डोनेट ना करके O से डोनेट करा, तो ये अलग तरह से हो गया। बस यही है लिंकेज आइसोमर्स, इससे ऊपर कुछ नहीं है, दैट्स इट। हाँ, इसी को ही हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, जो हम शुरुआत में हमने लेक्चर के पहले लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर में हमने देखा था, सब कुछ देखा था कि कौन सा कंपाउंड कैसे डोनेट करता है। मैंने शायद से वहां पे बताया था कि ये 2 जगह से डोनेट कर सकता है, बट हाँ बताया था, आई थिंक सो, एम्बिडेंट बताया था मैंने। तो वो जो 2 जगह से डोनेट कर सकता है, पर एट अ टाइम वो एक ही से करेगा, दैट्स इट। इसको माइंड में रखो प्लीज, भूलना है मत इसको, ठीक है। तो these both have different appearance, properties, color, but molecular formula look same। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही दिखता है। चल आप मेटल को M मान लो, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये तो वही लिख रखा है ना, ONO। ठीक है, मोनो क्यों बन गया, बट ठीक है, हम जस्ट एक बार ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना कि ताई उसको भी समझ आ जाए, ताकि उसको भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे MnO2, ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं दिख रही तुम्हें। तो तुम कह सकते हो कि अरे यहाँ पे O है, 2 O है, अरे O तो यहाँ पे भी 2 है ना, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे MO लिख दूं, ऐसे भी लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये N है, नाइट्रोजन है, ये मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वेरेज यहाँ पे ऑक्सीजन अपना मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इतनी छोटे से माइन्यूट से चेंज के लिए इनका सब बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी एक मेटल है, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर दिक्कत कहाँ आ गई कि इनकी पूरी अपीयरेंस ही चेंज हो जाती है, इनके कलर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्रे है ना, अगर ये ग्रे है तो ये ब्लैक कलर में आ जाने लग जाता है। तो आप ऐसे समझ लो इस चीज को। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सेम है। तो इसी का मतलब हुआ दीज आर पोटेंशियली लिंकेज आइसोमर्स। तो इन्हीं को हम लिंकेज आइसोमर्स कह देते हैं कि लिंकेज आइसोमर्स हैं। एंड भाई तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जब तक ये चैप्टर एंड होगा, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ सही नहीं भी समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैं अभी तुम्हें कह दूंगा कि नहीं समझ आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा, नहीं तो वही पुरानी आदतें करोगे तो वही फिर पीछे रह जाओगे सभी से। चलिए हाइड्रेशन आइसोमर्स करते हैं एक लास्ट, और इसके बाद फिर हम थोड़ा अच्छी जगहों पे मूव ऑन करते हैं। तो हाइड्रेशन आइसोमर्स क्या कहता है, हाइड्रेशन, हाइड्रा इसमें दे रखा है। तो कोई भी चीज मुझे दिखे, एक्वा, हाइड्रा, इसका क्या मतलब होता है, वाटर होता है इसका मतलब। तो जब भी मेरे माइंड में, तो जब भी मेरे को हाइड्रा दिखता है, हाइड्रो दिखता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें वाटर का तो होगा। अगर वाटर का ना भी हुआ ना तो एच का तो होगा ही होगा, तभी तो इसने हाइड्रा या हाइड्रो लगाया। तो इतनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को तुम याद मत रखो, बट जस्ट हाँ देखो कि हाँ ठीक है हाइड्रा लग रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है इसमें एच तो होने ही वाला है। तो वही है, ठीक है। तो आगे देखो कि फॉर्मूला लुक्स द सेम, फॉर्मूला इनका भी सेम दिखता है, बिल्कुल सेम दिखता है। जैसे हमने MnO2 का देखा था वैसे इनका दिखता है, बट डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। अरे 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 अरे, ये क्या शब्द आ गया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। ये तो अजीब सा शब्द नहीं लग रहा तुम्हें कि नंबर ऑफ, बट द डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। तो देखते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होते क्या हैं, इनका पता होगा तो सब समझ आ जाएगा तुम्हें। तो इसका क्या मतलब है, occurs when water molecules are present in coordination sphere as ligand। ठीक है, बस इतनी छोटी सी चीज को याद रखो, इसको भी भूल जाओ, मैं तो कहता हूँ इसको भी भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ जाओगे ना, दैट्स इट। तो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एग्जांपल आई थिंक दे रखी है, हाँ दे रखी है एग्जांपल, ठीक है। तो पर ठीक है, हाँ हमने ये पढ़ लिया ना, तो नीचे बढ़ते हैं भाई। ये सब ना समझ आए तो ये भी नहीं, भाई तुम्हें आ गया होगा समझ, बट हाँ ये नोट्स के लिए है सब चीज़। हाँ हम तो नीचे देखें, हम तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CrH2O5 लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे Cl3 लिखा है। CrH2O5 एंड Cl कोई बड़ा कंपाउंड नहीं है ये, मैंने लाइक बिल्कुल सिंपल कंपाउंड में आया, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है, तुम्हें भी नहीं कोई भी बड़ी बात दिख रही होगी। पर जो वाटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनको अलग से कैटेगराइज कर दिया, हमने इनको अलग से कैटेगराइज कर दिया कि जिसमें वाटर है ना, जिस वाले फॉर एग्जांपल क्रोमियम के साथ वाटर अटैच्ड है, और सारे वाटर यहाँ पे अटैच्ड है, ये वाटर यहाँ कहीं बाहर नहीं बैठा है, यहीं पे बैठा है। तो हमने इसको क्या कह दिया कि ये वाटर, नहीं नहीं अभी नहीं, तो ज्यादा हो जाएगा अभी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ है, हाँ यहीं पे है ना, तो इसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू, बट हाँ इसको फटाफट से देखो तो ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको बताया था कि यही चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई भैंस को तीर नहीं मार दिया मैंने, यही है सिंपल, ये रहा, ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने जब पहली बार सुना था मुझे लगता पता नहीं क्या ही चीज है, जब मैंने अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च करी पता चला ये डब्बा है। अरे भाई डब्बा है ये तो, चलिए ठीक है, जब डब्बा है चल ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं अटैच्ड टाइटली इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये लोग अच्छे से अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ टाइटली। तो वो कैसे अटैच्ड है तुम्हें समझ आ जाएगा, बट वेयर एज तुम यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे Cl3 थी, पर किसी कारणवश हमें किसी और यूनिवर्स में हम चले गए, तो हम किसी और यूनिवर्स में चले गए, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक जो Cl थी ना वो इस साइड जंप करके इसके साथ जो वाटर के साथ इसने बॉन्डिंग बनानी शुरू कर दी, ठीक है, बना ले बॉन्डिंग, हमें क्या है। वेयर भाई फिर भी ये लोग तो आपस में अटैच रहेंगे ना, क्योंकि जो H2O है वो Cr को एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे रहा है, तो भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे रहा है तो भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं है कि तुम Cl को यहाँ कहीं बीच में आके पटक दो कि भाई Cr तुम यहाँ लिख लो और Cl यहाँ लिख लो और उसके बाद एक H2O लगा दो, ना 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 ना, ये पूरा रूल्स खराब हो जाएंगे, हमें रूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, इसको इरेज करना चाहूंगा मैं, हाँ ठीक है हो गया गुड। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि एक Cl अंदर आ गया यहाँ से, बट एक H2O का मॉलिक्यूल हमने यहाँ बाहर फेंक दिया, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो ठीक है बाहर तो चला गया, पर अब फर्क क्या आया H2O के मॉलिक्यूल में, ये अटैच्ड लूजली हो गया, ये लूजली अटैच्ड है अभी इसके साथ, इसको हटाना बड़ा आसान है। वेयर एज जब ये मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के अंदर था तब बहुत मुश्किल था इसको हटाना, क्योंकि भाई इसने तो बॉन्डिंग कर रखी थी इसके साथ, तो कितना मुश्किल हो गया होगा उसको हटाना। वेयर एज हम किसी और यूनिवर्स में जंप कर गए और हमें ये H2O यहाँ पे बाहर दिख गया, अरे बेचारा अकेला बैठा, इसको हम उठा सकते हैं, कभी भी उठा सकते हैं, बहुत आसानी से उठा सकते हैं, ये रोएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगा, इसको बस उठा सकते हैं फटाफट से। तो सिटिंग आउटसाइड दिस स्फीयर इन क्रिस्टल लैटिस, तो जो ये क्रिस्टल लैटिस में बैठा है बाहर, क्रिस्टल लैटिस नहीं पता है तो जाओ यूट्यूब वगैरह पे देख के आओ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और समझाते हैं ना, हाँ चलो अरे कहाँ जा रहा है तू, हाँ तो इससे क्या समझ आता है कि H2O की अगर तुम चेक करो ना तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, उससे थोड़ा कम स्ट्रांग है ये, क्योंकि यहाँ पे H2O कम हो गए एंड Cl एक यहाँ से यहाँ जंप करके आ गया, तो इसको बॉन्डिंग किसके साथ करनी थी, H2O के साथ, तो H2O के साथ सिंगल अकेले को बॉन्डिंग करनी थी, और यहाँ पे Cl एक Cl यहाँ भी आ गया, यानी कि अबे एक तो मिक्सअप हो जाता है ना सब कुछ, तो मुझे तो समझ आता है, तुम्हें ना आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ वेयर जो ये 3 Cl थे यहाँ पे, तीनों में से एक Cl यहाँ कूद कर आ गया कहीं पे और 2 यहाँ पे बच गए, ठीक है। तो अभी इस वाटर को Cl के साथ भी बनाना पड़ेगा बॉन्ड,
और क्रोमियम के साथ भी बनाना पड़ेगा, तो एनर्जी ओवरऑल कम ना हो गई। समझ रहे हो ना कि दोनों साइड बॉन्ड बना रहा है, उसकी मेहनत दोनों साइड लग रही है। वेयर एज अब जब हम शुरुआत में थे तब एनर्जी इनकी एक ही साइड लग रही थी। समझ गए होगे आप तो क्रोमियम H2O दोनों की एनर्जी एक साथ लग रही थी, Cl तो बस बाहर पड़ा था। वेयर एज यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक Cl कूद के आ गया और इस Cl को इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है और जो H2O है उसको क्रोमियम के साथ भी बॉन्ड बनाना है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। यानी कि अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा टाइट था, ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड थे एक दूसरे के अंदर, वेयर एज ये थोड़े से लूजली पैक्ड होने लग गए। ये थोड़ा लूजली पैक्ड होने लग गए, दिखने लग गया कि हाँ ठीक है, इतनी इतनी स्पेस छोड़ी हुई है बीच में से। ओके, तो ऐसा हो गया, तो वैसे तो दुख की बात है, पर हाँ ठीक है। तो आगे चलते चलते गए, फिर हम गए किसी और यूनिवर्स में। उसमें मुझे क्या दिखा कि ये Cl तो यहाँ बैठा है, 2 Cl अंदर बैठे हैं और एक Cl बाहर बैठा। अरे बाबा इतना ज्यादा क्यों तंग करते हो उसको। तो ये लो जी, तो 2 Cl अंदर बैठे, एक Cl बाहर बैठा है और इन्होंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी भगा दिए। भाई ये तो ज्यादा हो रहा है अभी इनका। तो ये जो तीसरा था ये और भी लूज हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों लूज हो जाएगा, क्योंकि ये CrH2O काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड थे, क्योंकि ये 2 ही थे जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे। वेयर एज अब यहाँ पे 3 बंदे आ गए हैं, वेयर एज अब यहाँ पे 3 बंदे ही हैं, बट उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, और इन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल को भी भगा दिया बाहर, तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो हाइड्रेट आइसोमर्स, इनको हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं, जिनमें वाटर आपको दिखता है लाइगेंड की फॉर्म में। अभी भी लाइगेंड की फॉर्म में तो दिख रहा है ना, अभी भी लाइगेंड की फॉर्म में दिख रहा है, पर जब ये पूरा वाटर यहाँ कहीं भगा देगा और पूरा Cl अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये CrCl ऐसा कुछ रख ले, Cl भी तो भाई लाइगेंड ही है, ये काम कर लेता है लाइगेंड की तरह, इतना भी भाई निकम्मा नहीं है ये। तो CrCl और इसने पूरा वाटर को बाहर फेंक दिया। वाटर कितना था, H2O 5H2O, हाँ इतना वाटर था ना। भाई इतना खराब क्यों लिख रहा हूँ, 5H2O। ठीक है, तो जब इसने पूरा वाटर बाहर फेंक दिया तो अब नहीं कहेंगे, अब हम इसको सिंपल कहेंगे कि ये एक सिंपल क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कॉम्प्लेक्स है। और जब इसमें एक भी वाटर ऐड कर देंगे और जो लाइगेंड की तरह काम करना चाहिए वाटर, पहली बात लाइगेंड की तरह काम करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रेट आइसोमर है। अब ये हाइड्रेट नहीं है ना जी ना, हाइड्रेट नहीं है, हाइड्रेट नहीं है, प्लीज नहीं हो सकता। बट वेयर एज ये हाइड्रेट है, ये भी हाइड्रेट है एंड ये भी हाइड्रेट है, दैट्स इट। हमें यही चीज समझनी थी। तो हाइड्रेट आइसोमर्स आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड, बट डिफरेंस इज वेयर दैट वेयर H2O मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड, दैट्स इट। तो अभी आप क्या करना, लेक्चर के बाद नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ोगे तो समझ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम इनको भूलने वाले हो मुझे पता है, ये सब चीज को तुम भूलने वाले हो अगर तुम इनको नहीं पढ़ोगे तो अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी से तुम रटना शुरू कर दो इसको, बट आई थिंक सो कि अराउंड 15 या 16 घंटे बाद तुम्हें इस चीज को एक बार दोबारा नोट से पढ़ लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बेसिकली अपनी नोटबुक पे लिख लेना, सुबह उठ के नोटबुक पे लिख लेना, जिस दिन तुम भी लेक्चर देख रहे हो उसके अगले दिन नोटबुक पे लिखने की कोशिश करना कि क्या मुझे वो चीज़ें याद हैं जो मैंने पढ़ी थी कल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं तो भूल जाओगे, फिर तुम दोबारा लेक्चर देखोगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए जी, तो इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, मेरे फेवरेट एंड तुम्हारे भी फेवरेट बन जाएंगे ये, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि ये लगता है कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, बट जब तुम्हें समझ आती है ना ये चीज़ तो तुम माइंड ब्लो हो जाता है तुम्हारा कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करा सकते हैं हम अपनी मर्जी से चीज़ों को एग्जिस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय।